नमस्कार दर्शकों, मृणाल की बैठक के इस अंक में एक बार फिर आपका स्वागत है। देखने में ये एक विडंबनात्मक ही बात लगती है कि जिस वक्त हवाई हमले करके और अंतरिक्ष में जाके भारत इतनी वाहवाही बटोरने की कोशिश कर रहा है, उसी वक्त हमारी धरती पर जिस तरह की नफ़रत चुनाव प्रचार के नाम पर फैलाई जा रही है, तरह तरह के भाषणों की मार्फत, प्रचार की सामग्री के मार्फत, तरह तरह के बयानबाजी के मार्फत, वो अपने आप में बहुत दयनीय है। चुनाव देश में शुरू से होते रहे हैं, 50 के दशक से होते रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार की भाषा और जिस प्रकार की बयानबाजी और जिस प्रकार के आत्यंतिक अर्धसत्य फैलाए जा रहे हैं, वो आज से पहले पुराने लोगों ने कभी नहीं देखा था। मसलन आप एक विभाजन सा लोगों में पैदा कर रहे हैं, किसी को नामदार कह रहे हैं, किसी को कामदार कह रहे हैं, और ये लगभग एक तुकबंदी के ही स्तर पर है। इसके भीतर कोई गहराई या गहरा चिंतन या दर्शन नहीं है। सिर्फ ये है कि वो जो पुराना लतीफ़ा था कि किसी ने किसी जाट से कहा, जाट रे जाट तेरे सिर पर खाट, उसने कहा तेली रे तेली तेरे सिर पर कोल्हू, उसने कहा तुम्हारी तुक नहीं मिली, तो उसने कहा तो क्या हुआ, तुम्हारी गर्दन तो झुक गई। तो इसी तरह का बेतुका बयान जब आता है तो दुख होता है, ख़ासकर जब ऐसे ज़िम्मेदार ऊंचे पद पर बैठे हुए लोगों की तरफ से आता है जिनसे उम्मीद की जाती है कि वो शालीनता और मर्यादा के दायरे बनाएंगे। तो हमारे यहाँ जैसे कहा गया है, यथा राजा तथा प्रजा, महाजनों येन गतः स पंथा। जैसा राजा व्यवहार करेगा वैसा ही प्रजा व्यवहार करेगी। बड़े लोग जिस दिशा में जाएंगे उसी दिशा में सामान्य लोग भी जाएंगे। तो तरह तरह की कड़वी बातें कही जा रही हैं अपने अपने प्रतिपक्षियों के लिए, और सभी लोग इसका मज़ा तो ले रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि इसकी मार्फत कितनी भयावह तरीक़े से हमारी युवा पीढ़ी की भाषा भी भ्रष्ट होती जा रही है। सोशल मीडिया पर आप देख लीजिए, जिस तरह की भद्दी गाली गलौज और जिस तरह की मॉर्फ्ड तस्वीरें लगाई जा रही हैं, देख करके किसी भी समझदार नागरिक का माथा ठनक जाएगा कि ये ठीक से नहीं हो रहा है। एक बात और है, हमारे यहाँ महिलाओं की तादाद चुनावों में हमेशा प्रत्याशियों की बतौर कम रही है। इसलिए हम सबका कर्तव्य बनता है कि जब हिम्मत करके कोई अच्छी दमदार महिला नेत्री चुनावी रणक्षेत्र में उतरती है तो उससे थोड़ा सा सम्मान बरता जाए, थोड़ी सी उसकी मर्यादा की, इज्जत की रक्षा की जाए। लेकिन हम ये भी पा रहे हैं कि महिलाओं को लेके ही सबसे ख़राब बयानबाजी हो रही है। अब बड़े पैमाने पर इस बार बॉलीवुड के कई कलाकार और कई जाने माने गायक वादक वगैरह भी चुनावी क्षेत्र में हैं। अब मनोज तिवारी जैसे सांसद जीत करके मिनिस्टर बने, उनको तो किसी ने नचनिया बजनिया नहीं कहा, लेकिन कई ऐसी महिलाएं हैं जो कला के क्षेत्र से आती हैं, उनके लिए ये अपमान सूचक विशेषण इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जाहिर है लोगों के मन में महिला प्रजाति को लेकर के जो एक अजीब सी गंध थी वो फूट के बाहर आ रही है, और टोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि शीर्ष से जैसी भाषा आ रही है उसको देखते हुए लोग कह रहे हैं कि भाई वो भी तो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, तो इसमें क्या गुनाह हो गया। ये ठीक नहीं है। आप कहते रहें कि चुनाव में और युद्ध में सब कुछ जायज़ है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको मानना होता है, क्योंकि एक बार अगर वो मर्यादाएं टूट जाती हैं तो उसके बाद उनकी बहाली बहुत मुश्किल होती है। दूसरी बात कि कुछ अर्धसत्य फैलाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि पूरा प्रतिपक्ष सेना की आलोचना कर रहा है, सेना के ऊपर शक उठा रहा है, वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर शक उठा रहा है। ये बातें सरासर गलत हैं। विपक्ष के किसी भी जिम्मेदार नेता ने कभी भी सेना पर, सेना की देशभक्ति पर, सेना के अनुशासन पर कोई शक व्यक्त नहीं किया, और न ही सेना के शहीद हुए सैनिकों के खिलाफ कोई भी किसी भी तरह की शंका या अपशब्द कहे हैं। लेकिन गोएबल्स ने एक बार कहा था, हिटलर के जो साथी सेनापति थे, उन्होंने कहा था कि एक झूठ को कई बार कह दो तो लोग उसको सच मानने लगते हैं। कई दिनों से एक सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि मैं अपनी शिक्षा की दृष्टि से भारतीय हूँ, लेकिन मैं जन्मा हिंदुस्तान में हूँ। ये बात उन्होंने नहीं, उस वक्त के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक NP खरे जी बड़े नेता थे, उन्होंने कही थी। अब इसका पूरा
जवाब दे दिया गया है, साथ में साक्ष्य पेश कर दिए गए हैं। जिन ग्रंथों में ये बात छपी है उनके पन्नों के, उनकी पंक्तियों के हवाले दे दिए गए हैं, लेकिन झूठ है कि अपने को दोहराया जा रहा है। अब यही मीडिया है जो कि हमारे लिए ख़बरों का बड़ा स्रोत है। अगर आप इस तालाब को गंदला करते हैं, देर सबेर आप भी उसी गंदले पानी से पिएंगे और स्थिति बेहात हो जाएगी, तो नुकसान आपको भी उतना ही होगा जितना कि उन लोगों को जो आपके अगेंस्ट खड़े हैं। तो इसलिए इस तरह की बड़ी संस्थाओं के बारे में इस प्रकार का दुष्प्रचार गलत है। इसरो के बारे में ये कहा गया, इसरो की एक तस्वीर छपी कि भारत का जो पहला बना था प्रक्षेपास्त्र, वो एक बैलगाड़ी में रख करके ले जाया जा रहा है। और कहा गया कि देख लीजिए, ये कांग्रेस के युग में ये ऐसा होता था कि बैलगाड़ी में इतने महत्वपूर्ण मशीनरी ले जाई जाती थी। सच तो ये है कि उस वक्त के वैज्ञानिकों ने जानबूझ के किया था, क्योंकि वो नई शुरुआत थी, पहली बार बना था, और वो जांचना चाहते थे कि इसके कल पुर्जे किस प्रकार से काम करेंगे। भारत की सड़कें जिस प्रकार की थीं, भारत में वाहन जिस प्रकार के थे, उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया और इसका पूरा विस्तार से इसरो के डॉक्यूमेंट्स में उल्लेख है। लेकिन ये भी एक झूठ है जिसको फैला दिया गया और वो जगह जगह कहीं चमक रहा है। 100 में से अधिक नहीं तो 10 लोग तो इस पर यकीन कर ही लेंगे। तो झूठ पर पलने वाला देश कितनी दूर जा सकेगा? कोई भी सरकार आए, देर सबेर उसको इन सब जालों को साफ करना होगा। इसलिए इस तरह की अर्धसत्य से, इस तरह की फेक न्यूज़ से, इस तरह की मॉड फोटोज़ से लोग आगाह रहें। बहुत सारी साइटें ऐसी हैं जो पड़ताल करती हैं और वो भी नियमित रूप से ट्विटर पर और फेसबुक पर उजागर करती रहती हैं झूठों को। जिन लोगों को मन में शक हो उनको उनको देख लेना चाहिए कि ये खबर जो मिल रही है ये सच है कि झूठ। जो कुछ है उसको एकदम आँख मूंद के भरोसा करना गलत होगा। अब हम आते हैं थोड़े एक रोचक रंगारंग मसले पर। बॉलीवुड ने हमेशा से भारतीय चुनावों में बड़े पैमाने पर शिरकत की है। अभी भी ताज़ा एंट्री हुई है जयप्रदा की, जो पुरानी सांसद रह चुकी हैं और रामपुर से उतरी हैं, जहां पर आज़म खान से उनकी पुरानी लाग डांट चलती रही। हालांकि लंबे अरसे तक दोनों जने एक ही पार्टी में थे। इस बार वो भाजपा की ओर से उतरी हैं। आज़म खान तो सपा के पुराने आदमी हैं। तो देखना रोचक रहेगा कि दोनों महारथियों के बीच में कैसी टक्कर होती है। इसके अलावा राज बब्बर पुराने खिलाड़ी हैं, वो भी फिल्मों से जुड़े रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस के सीनियर लोगों में गिने जाते हैं। उधर मनोज तिवारी हैं जो बिहार का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं दिल्ली में और काफ़ी जाना माना चेहरा हैं। सपना चौधरी आते आते रह गई औपचारिक रूप से किन्हीं वजहों से, लेकिन वो भी जाहिर है कि एक बार जुड़ गया है तार तो कुछ न कुछ प्रचार कार्य में तो दिखेंगी ही। अब उर्मिला मातोंडकर हैं, वो भी अब फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने तय किया है कि वो भी सक्रिय राजनीति में आएंगी। उस पर फिर मथुरा की गोपी अपने को कहने वाली हेमा मालिनी जी भी हैं, जो कि फिर से वहीं से सीट लड़ने वाली हैं ब्रिजभूमि से। और प्रिया दत्त हैं, स्वर्गीय नेता सुनील दत्त की पुत्री, जो लंबे अरसे से सक्रिय रही हैं, अपने पिता की भी दाहिना हाथ रही हैं। पहले उन्होंने कहा था कि कुछ कारणों से वो नहीं लड़ना चाहती, लेकिन अब वो मुंबई से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन ये सारी बातें तो एक तरफ, हम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि एक ज़माना था जब बॉलीवुड के अभिनेता अभिनेत्री सांसद बन के अपना काम पूरी गंभीरता और निष्ठा से किया करते थे। अधिकतर आज जो बॉलीवुड के प्रतिनिधि हैं, कुछ अपवादों को छोड़ के, उनके लिए यही लोगों की धारणा है कि खूबसूरत चेहरा कभी कभी टीवी पर दिख जाता है, न वो नियमित रूप से लोकसभा या राज्यसभा अटेंड करते हैं और न ही उनकी कोई यादगार स्पीच है। कुछ अपवाद हैं, जैसे सुनील दत्त, मुंबई से लंबे अरसे से वो सांसद रहे और उनका अपनी ही पार्टी कांग्रेस ही नहीं विपक्ष में भी बहुत सम्मान था। आज भी मुंबई में वो एक बहुत सम्मानित रूप से याद किए जाते हैं। दूसरे ताज़ा उदाहरण है जावेद अख्तर का, जो कवि हैं, शायर हैं। फिल्मों के लिए उन्होंने बहुत लिखा है। शोले जैसी अविस्मरणीय फिल्म की पटकथा उन्होंने लिखी है और उन्होंने कुछ बहुत मेमोरेबल स्पीचेस दी हैं, बहुत अच्छे व्याख्यान दिए हैं। राज्यसभा में एक व्याख्यान उन्होंने दिया था कविता और संगीत के कॉपीराइट के ऊपर। वो किसी भी इन दोनों विषयों में रुचि रखने वाले व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। उसमें जितनी जानकारी, जितनी मार्मिकता और शब्दों की जो सुथराई है वो देखते बनती है।
तो इन सब बॉलीवुड के दिग्गजों का स्वागत है। अब आगे तो देखना होगा कि कौन इनमें जीतता है, कौन धराशायी रहता है। बहरहाल चुनाव के इस कड़वे कीचड़ भरे माहौल में कुछ तो रंग वो भरेंगे ही। अंत में हम आते हैं अपने विषय पर्यावरण पर। अभी यूएन की सालाना बड़ी रिपोर्ट आई है पर्यावरण के बारे में। उसमें दो बहुत चिंताजनक बातें हैं। एक तो ये कि समुद्रों का पानी अम्लीय यानी एसिड होता जा रहा है। समुद्र के पानी में कार्बन के मिश्रण से उसमें एसिड की लगातार मात्रा बढ़ रही है, जिसकी वजह से पूरे के पूरे समुद्री जीव जंतु ही नहीं, वहाँ की शैवाल यानी काई और मूंगों के द्वीप भी प्रभावित हो रहे हैं। इससे नुकसान ये होगा कि एक तो बड़ी मात्रा में हमारे जलीय जलचर बंधु गायब हो जाएंगे या उनको नुकसान होगा। दूसरे, अगर ये मूंगे के द्वीप और शैवाल नष्ट हो जाएंगे तो जब सुनामियाँ आएंगी तो समुद्र का पूरा हमला सीधे सीधे ज़मीन पर हो, क्योंकि ये बफर की तरह से काम करती हैं और ये बड़े सुनामी को रोकती हैं। अगर ये द्वीप चले जाएंगे तो वो हाल होगा जो अभी मोज़म्बिक में हुआ है। मोज़म्बिक में बड़ी सुनामी आई और अनेक गांव बिल्कुल हफ्तों तक पानी के नीचे चले गए। और जैसा कि पर्यावरण में अब अतिवादी घटनाएं हो रही हैं, ऐसा भविष्य में नहीं होगा, कहना कठिन है। दूसरी खतरनाक चीज़ एक ये देखने में आई है कि पशुओं की या जीव प्रजातियों की श्रृंखला में जो सबसे छोटी प्रजातियां हैं, उन पर पर्यावरण का असर पड़ने से अब वो धीरे धीरे गायब हो रही हैं। उदाहरण के लिए मेंढकों की करीब 1600 प्रजातियां अब तक जानी गई हैं। इसमें से 500 गायब हो चुकी हैं और बताया गया है कि करीब 900 जो हैं वो एक बहुत ही घातक किस्म के फंगस की चपेट में हैं। इस फंगस की वजह से उनकी पूरी खाल छिल रही है। दुख की बात यह है कि ये वैज्ञानिकों की नज़र से बच के अचानक पूरी दुनिया पर असर डाल रहा है और इसकी वजह से ये हो रहा है। मेंढक जो है बहुत तरह से पर्यावरण में संतुलन रखते हैं। अगर वो प्रजाति नष्ट होती है, इसके साथ ही शहद की मक्खियों की तादाद घट रही है, तितलियों की तादाद घट रही है। और ये सिर्फ कलात्मक ही उपकरण नहीं है, प्रकृति का एक कुदरती तरीक़ा है जो कि पराग के कणों को ले जाके दूसरे पेड़ों में, पौधों में, फूलों में डालता है और इससे प्रजातियां बढ़ती हैं। तो अगर प्रकृति की ओर से जीवन का उपहार ले जाने वाले ये जीव ख़त्म होते हैं तो जो एक डार्विनियन श्रृंखला है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा नष्ट होगा, जिसकी भारी कीमत आने वाले बरसों में चुकानी पड़ेगी। देखते देखते जिस तरह से मेंढक साफ हो गए हैं, कल को अगर थोड़े बड़े स्तनपायी जीवों पर असर पड़ा तो क्या होगा, और आखिरकार जब मनुष्यों तक बात आएगी तो क्या होगा। इन प्रश्नों पर हमको सबको विचार करना चाहिए और अपने अपने देश में प्लास्टिक, कार्बन उत्सर्जन और चीज़ों को जला करके धुआं पैदा करना, इन सब विषयों पर कड़ाई से नागरिक स्तर पर भी सोच विचार रोकथाम करनी होगी। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं कुछ और विषयों के साथ। तब तक के लिए